हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीनगर सेक्टर में किस महिला ने कमान संभाली है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग 13 क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो 3 सितंबर का यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 2 सितंबर को, और कल ही 2 सितंबर और हमने मनाया वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 सितंबर। और इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा करें कि नारियल की खेती हमारे देश में लगभग कितने लोगों को रोजगार प्रदान करती है? तकरीबन 1 करोड़ लोगों को हमारे भारत देश में यह नारियल की खेती रोजगार प्रदान करती है। और देश में नारियल की सघन खेती कहां की जाती है? तो 4 दक्षिणी राज्य, और 4 राज्य कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन 4 दक्षिणी राज्यों में नारियल की सघन खेती की जाती है। और इन 4 राज्यों से देश का 90% तक नारियल प्राप्त किया जाता है। नारियल के पेड़ से बनी वस्तुओं के निर्यात से हमारे देश को लगभग कितने रुपए की राष्ट्रीय आमदनी होती है? तकरीबन 470 करोड़ रुपए की हमारे भारत देश को आमदनी होती है इस नारियल की खेती से। और इसीलिए हमारे भारत देश के लिए यह बहुत ही अच्छी बात। और नारियल का साइंटिफिक नेम क्या है? दोस्तों, नारियल का साइंटिफिक नेम है कोकस न्यूसीफेरा। क्या? कोकस न्यूसीफेरा। और दुनिया का मुख्य नारियल उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे मुख्य नारियल उत्पादक देश जिसका नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। और यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर है हमारा भारत, और यहां से इंडोनेशिया आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर यह द्वीपीय कंट्री है जिसका नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, जो एक द्वीपीय कंट्री है और दुनिया का सबसे मुख्य नारियल उत्पादक देश भी है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक तो बनता ही है। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाल लिया? हमारे निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए अशोक लवासा का अब पदभार संभाल लिया है राजीव कुमार ने, जो एक निवृत्त IAS अफसर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव कुमार, और यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है। और राजीव कुमार ने किसका स्थान लिया है? अशोक लवासा का स्थान लिया है। और अशोक लवासा वो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि मनीला में वो हमारे उपाध्यक्ष होंगे। तो इनसे जुड़ी हुई बात भी हम याद कर लेते हैं। अशोक लवासा फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद का कार्यभार संभालने वाले हैं। और इसीलिए अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और हाल ही में इसको भावभीनी विदाई भी दी गई है। और यहां आप देख सकते हैं मनीला में स्थित है यह एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। और बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और चुनाव आयुक्त और 2 है, एक है सुशील चंद्रा। कौन? सुशील चंद्रा। और ये है राजीव कुमार। तो यह तीनों महत्वपूर्ण हमारे इलेक्शन कमिश्नर के नाम आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ जब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन 2019 में भी सुर्खियों में था कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्न में से किस नई पहल को लोकसभा चुनाव 2019 से शुरू किया? यानी कि सुगम्य चुनाव। जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति है
वो इलेक्शन बूथ पर आकर अपनी वोटिंग दे सके। और इसीलिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई पहल का शुभारंभ किया था लोकसभा चुनाव 2019 में, जिसका नाम रखा गया है सुगम्य चुनाव। और जब बात करते हैं चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इसका प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। और संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपको इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमेशा के लिए याद रखनी है, चाहे आप क्लास 1 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 4 की। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में रखी 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी को सुरक्षित किया गया? दोस्तों, इस साल मानसून का जो सीजन है इसमें राजस्थान के जयपुर में भी बाढ़ आई और वहां जो सबसे पुराना ये एक संग्रहालय था वहां पर भी पानी फैल गया। और इसीलिए 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी जो वहां पर सुरक्षित रखी गई थी, इसको फिर से ठीक कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। और बात करते हैं इसी इश्यू की, तो जयपुर शहर में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव होने से ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, कौन? ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है, तो यहां पर रखी गई 2400 वर्ष पुरानी यह मिस्र की मम्मी को फिर से सुरक्षित कर दिया गया। और दोस्तों, इसी के साथ आपको भी पता है हमारी जो हड़प्पा संस्कृति है और हमारी लेबनान संस्कृति है, इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, और इसीलिए यह करंट को लेकर आपको याद रखना है। और यह मम्मी जिसका नाम है टुटू, तो टुटू मिस्र के टोलेमिक युग, और टोलेमिक युग कौन सा समय था? तो ईसा पूर्व 322 से लेकर ईसा पूर्व 30 तक यह टोलेमिक युग था। इसके पहले की है यह मिस्र की मम्मी जिसका नाम है टुटू। और यह मम्मी मिस्र के पुजारी परिवार की एक महिला सदस्य टुटू की है। किसकी है? एक महिला सदस्य टुटू की है जो मिस्र के पुजारी परिवार से बिलोंग करती है। और इस मम्मी को जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई ईश्वर सिंह को वर्ष 1887 में जयपुर में एक प्रदर्शनी के लिए काहिरा यानी कि मिस्र के संग्रहालय द्वारा उपहार में दिया गया था। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखने हैं कि किसको उपहार में दिया गया था? राजा सवाई ईश्वर सिंह को। कब दिया गया था? 1887 में। और कहां से? तो मिस्र की कैपिटल काहिरा, और यहां से इस भेंट स्वरूप में दिया गया था। और राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? वो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जयपुर का अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो यहां आप देख सकते हैं बहुत ही महल की तरह दिख रहा है ये। तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर शहर में कहां पर स्थित है? तो यह राम निवास उद्यान में। कहां पर? राम निवास उद्यान में यह स्थित है। चौथा क्वेश्चन, मुस्तफा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया? यहां देख सकते हैं इमेज में, यह व्यक्ति है मुस्तफा अदीब और वो हाल ही में लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेबनान देश। और लेबनान की कैपिटल बेरूत में जब विस्फोट हुआ और इसी के चलते साथ साथ उस देश पर आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है और इसीलिए लेबनान देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। यहां पर प्रधानमंत्री का पद रिक्त था और इसीलिए मुस्तफा अदीब को हाल ही में लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो मुस्तफा अदीब जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। कहां पर? जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे और उन्हें अब देश के प्रधानमंत्री पद पर नामित किया गया है।
और मुस्तफा अदीब को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। इसमें साद अल हरीरी का राजनीतिक दल भी शामिल है, जो कि लेबनान का सबसे बड़ा सुन्नी राजनीतिक दल है। यानी कि लेबनान के सबसे बड़े सुन्नी राजनीतिक दल का भी समर्थन इस व्यक्ति को प्राप्त है। और इससे पहले लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, हसन दियाब ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। और बात करते हैं इस विस्फोट की, तो बेरूत बंदरगाह विस्फोट लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 6000 लोग घायल हुए और 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट वहां मौजूद था और वहां पर हादसा हुआ। और आपको भी यह अखबारों में सुर्खियों में आपने सुना होगा या तो पढ़ा होगा। और गंभीर आर्थिक स्थिति के कारण लेबनान पर अंतरराष्ट्रीय ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो कि वर्तमान में उसकी कुल जीडीपी के 170% तक पहुंच गया है। यानी कि कुल जीडीपी से 170% तक इसका जो हाल ही में बोझ है वो बढ़ गया है, जो कि संभवतः किसी देश द्वारा लिया गया सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय ऋण है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत का संकोचन दिख रहा है? दोस्तों, कोविड-19 के चलते आपको भी पता है कि बहुत से हमारे जो उद्योग है वो बंद हो चुके थे और इसीलिए हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए वो अभी डाउन हुआ है पहली तिमाही में। तो 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में तकरीबन 23.9% का संकुचन दिख रहा है और यह काफी हाई कहा जा सकता है। दोस्तों, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है, वो यह आंकड़े बताते हैं। तो हमारे एनएसओ ने स्थिर 2011-12 और वर्तमान दोनों मूल्यों में जीडीपी के अनुमान जारी किए हैं। जारी किए गए अनुमान के अनुसार Q1 में स्थिर यानी कि 2011-12 में मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2019-20 में Q1 में यह मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। और इसी के चलते आगे बात बताऊं तो इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% तक का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की बात करें तो पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और यहां आप देख सकते हैं इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट और वो है -23.9% ओवरऑल ग्रोथ रेट। और यह माइनस में दिखाना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सा बड़ा संकट माना जाता है। छठा क्वेश्चन, भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण किसने दिया? भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है हमारे एक अच्छे मित्र जापान देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। तो जापान सरकार द्वारा भारत को जापानीज येन यानी कि 50 बिलियन और इसको हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता यानी कि ओडीए ऋण प्रदान किया गया है। और जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए प्रदान किया है। और जब दिया है जापान देश ने तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जापान के सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? कौन? शिंजो आबे। और शिंजो आबे ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य के कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी वो तकरीबन 2803 दिनों तक जापान देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे और उनके नाम पर यह नया रिकॉर्ड भी बनाया, सबसे ज्यादा पद पर बने रहने का रिकॉर्ड। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। और बात करते हैं जापान देश की, तो यहां आप मैप में देखिए बहुत से द्वीपों में बटा हुआ यह जापान देश, जिसकी कैपिटल का नाम है टोक्यो और जापान के सम्राट है नारुहितो,
जो एक महत्वपूर्ण पद है और लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो और जापान की करेंसी है येन, क्या येन। और यहाँ पुरुषों की औसत आयु 81 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 88 वर्ष है और भारत के मुकाबले यह औसत आयु काफी हाई है। और जापान को जापानी भाषा में निहोन या निप्पोन भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसके नए CMD बन गए हैं हेमंत खत्री। कौन? हेमंत खत्री। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेमंत खत्री और वो बन गए हैं HSL के नए CMD। तो हेमंत खत्री किसका स्थान लेंगे? LV शरद बाबू का स्थान लेंगे यह हेमंत खत्री। और हेमंत खत्री की HSL के CMD के रूप में नियुक्ति को 27 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक, यानी कि उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक मंजूरी कर दी गई है। यानी कि वो अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? तो अगले सेवा आदेश तक या तो अपनी निवृत्ति तक। और हेमंत खत्री वो बन गए हैं HSL के नए CMD, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 22 जून 1941 को। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। 8वां क्वेश्चन, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने माह का एक्सटेंशन मिला है? CBDT और उनके अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी, उनको हाल ही में 6 माह का एक्सटेंशन मिला है। यानी कि वो अपने पद पर अगले 6 माह तक, कब तक? 28 फरवरी 2021 तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 माह। तो 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के अधिकारी प्रमोद चंद्र मोदी को फरवरी 2019 में CBDT प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन अब वो 28 फरवरी 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें तो इनकी स्थापना कब हुई? 1924 में। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और यहां आप देख सकते हैं इस व्यक्ति जिसका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, वो अब CBDT के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए? हमारे राजनाथ सिंह हाल ही में रूस देश की यात्रा पर गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि रूस देश के वहां के रक्षा मंत्री ने निमंत्रित किया और इस न्योता को स्वीकार करते हुए हमारे राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं रूस देश। क्यों गए हैं? शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए। तो रक्षा मंत्री का रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में आपसी सहयोग और द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा का भी कार्यक्रम रहेगा। भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण एक भागीदारी बनी हुई है। और रूस के रक्षा मंत्री कौन है? जनरल सर्गे शोइगु। कौन? जनरल सर्गे शोइगु। उन्होंने हमारे राजनाथ सिंह को न्योता भेजा था, न्योता स्वीकार कर लिया और वो अब गए हैं रूस देश में। क्यों गए हैं? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हिस्सा लेंगे। तो यह SCO क्या है? यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी, यानी कि चीन में। और रूस और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं है। कौन कौन सी? रूसी और चीनी। यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक भाषाएं है। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला है, यानी कि भारत भी इस संगठन का सदस्य देश है। और जब हमारे रक्षा मंत्री गए हैं रूस देश, तो रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को।
रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। 10वां क्वेश्चन, आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? दोस्तों, हमारे भारत देश के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर कि आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है चारू सिन्हा। कौन? चारू सिन्हा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चारू सिन्हा। तो कश्मीर में आतंकवाद से लोहा ले रही सीआरपीएफ ने पहली बार महिला अधिकारी को आतंकवाद विरोधी अभियानों की कमान संभालने के लिए नियुक्त किया है। और ये महिला, नाम मत भूलिएगा दोस्तों, चारू सिन्हा। चारू सिन्हा 1996 बेंच तेलंगाना काडर की आईपीएस अधिकारी है और चारू सिन्हा आईजीसीआरपीएफ रूप में श्रीनगर सेक्टर में कमान संभालेगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। हाल ही में रैनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति कहां से हुई? यहां आप देख सकते हैं इस दुर्लभ शिलालेख को। तो इस रैनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्त हुई है आंध्र प्रदेश से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश में किस जिले में? आंध्र प्रदेश के किस जिले में यह रैनाटी चोल का दुर्लभ शिलालेख हाल ही में खोजा गया है? तो कुडप्पा। किस जिले में? कुडप्पा जिले में। और खुदाई के दौरान यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है। कौन से पत्थर है? डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया यह शिलालेख प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश में। और यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है, जब यह क्षेत्र कडप्पा जिले के आसपास का जो क्षेत्र है रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। रेनाडू जो चोल राजा के अधीन था। और एक आंध्र प्रदेश को लेकर और क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार बिलास दुर्गम गुफा के जीर्णोद्धार की योजना बना रही है? यह बिलास दुर्गम गुफा के जीर्णोद्धार की योजना भी आंध्र प्रदेश की सरकार बना रही है। तो आप मैप में देखिए, यह आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल को लेकर भी सुर्खियों में था। और यह 3 कैपिटल कौन कौन सी? दोस्तों, आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया और भाषा के तौर पर सबसे अलग होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। 12वां क्वेश्चन, यूएस ओपन में बीते 7 साल में मेंस सिंगल्स का पहला मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? हमारे भारत देश में ऐसे एक टेनिस प्लेयर है जिन्होंने यूएस ओपन में अपना पहला मैच जीता और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड बना कि पिछले 7 साल में मेन सिंगल्स का पहला मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुमित नागल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुमित नागल। आप यहां इमेज में देख सकते हैं सुमित नागल को यहां टेनिस खेलते हुए। तो सुमित नागल ने पहले मैच में किसको परास्त किया? सुमित नागल यूएस ओपन में बीते 7 साल में मेन सिंगल्स का पहला मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अमेरिका के ब्रैडली क्लान ब्रैडली क्लान को हराया और दूसरे दौर में सुमित नागल का मुकाबला ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम से होगा। ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी से अब मुकाबला होने वाला है। लेकिन पिछले साल यूएस ओपन पर भी हम नजर डालते हैं। 2019 यूएस ओपन, निम्न में से किसने अमेरिकी ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स 2019 का खिताब जीता? अमेरिकी ओपन यानी कि यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स 2019 खिताब जीता राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने किस देश के खिलाड़ी है? राफेल नडाल स्पेन देश के खिलाड़ी है। तो यहां आप पॉइंट टेबल देखिए, तो विजेता कौन रहे? पुरुष एकल में राफेल नडाल जो स्पेन देश के हैं, और उप विजेता कौन रहे?
डेनियल मेदवेदेव जो रूस देश के हैं। और विजेता में महिलाओं की बात करें तो महिला एकल का खिताब जीता है कनाडा की बियांका एंड्रीस्कू ने। और उन्होंने किसको हराया था? अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराकर कनाडा की यह बियांका एंड्रीस्कू ने यह यूएस ओपन 2019 जीत लिया था। 13वां क्वेश्चन, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसने लिखी? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव इस टाइटल बुक को लिखा है करण जौहर ने, जो एक बहुत ही अच्छे फिल्म डायरेक्टर है। उन्होंने इस किताब को लिखा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है करण जौहर और अपने जुड़वा बच्चों के साथ है करण जौहर। तो बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी जुड़वा बच्चों, एक है यश और दूसरी का नाम है रूही, यानी कि एक लड़का एक लड़की, यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। और इस पुस्तक का प्रकाशन जग्गरनॉट्स बुक्स द्वारा किया गया है। जग्गरनॉट्स बुक्स द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। लेकिन 2017 में भी करण जौहर ने एक अपनी बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी का नाम था अनशूटेबल बॉय। तो इससे पहले करण जौहर ने 2017 में अनशूटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का भी विमोचन किया था, और जिसको किसने लिखा था? पूनम सक्सेना ने। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द एतिकोप्पका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? एतिकोप्पका जो आंध्र प्रदेश की गुड़िया बनाने की एक कला है। क्या है? गुड़िया बनाने की एक कला है, जिसे बोलते हैं आंध्र प्रदेश में एतिकोप्पका। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है एमडी आजाद, भगोरा तेजू, प्रिया पटेल, मुकेश कुकड़िया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वसावा किरण, इला जेठवा, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। प्रियंक चौधरी, उन्होंने भी लिखा है एतिकोप्पका यह आंध्र प्रदेश की गुड़िया बनाने की एक कला है। और बामबनिया, आपका भी सही आंसर। वनकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से, दीपक रोजासरा, आपका आंसर सही। पीएस रोजासरा और राठौड़ भावना, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। कुछ ऐसे फ्रेंड हैं वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो है अनूप रॉक, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सर्जना पटेल फ्रॉम वलसाड से, विश्व मेवाड़ा, आपका भी आंसर सही। अनिल मकवाना और अक्षय भरवाड़, सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कहां हुआ था? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कहां हुआ था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, उनमें से सही आंसर आपको चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और हमारा यह करंट अफेयर का यूनिक वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, कंटेंट की दृष्टि से यह सुपर से भी ऊपर लगा है, तो एक लाइक कीजिए। और आपके दोस्तों को, चाहे आप फेसबुक का यूज करते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का, लेकिन इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।